लिए तीन अवधारणाएं दी थी। पहली अवधारणा आपने पढ़ चुके हैं कि पहली अवधारणा में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो एक बल बाहर की तरफ लगता है, एक बल अंदर की तरफ लगता है, अंदर वाला बाहर वाले की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ऐसा अपन ने कल पढ़ लिया था, प्रथम अवधारणा। आज अपने पढ़ते हैं नील्स बोहर की द्वितीय अवधारणा कि नील्स बोहर की द्वितीय अवधारणा क्या है। प्रथम अवधारणा में अपने पढ़ लिया था कि जो अंदर की तरफ लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा है उसके बराबर होता है, तो इनको बराबर रख दिया था। आर से आर कैंसिल कर कर इस प्रकार का ये सूत्र दे दिया था कि mv² बराबर ZE² अपॉन आर के बराबर होता है। इसको अपने कह दिया था, याद कर लो, ये MTR लिख दिया था। और आज अपने बात करते हैं नील्स बोहर की द्वितीय अवधारणा। द्वितीय अवधारणा में क्या बताया गया था कि द्वितीय अवधारणा में बताया गया था कि नील्स बोहर ने एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण नहीं करते हैं। तो नील्स बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर हर प्रत्येक जगह नहीं लगा सकता, तो कहाँ लगा सकता है। तो इसने बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है। केवल कहाँ चक्कर लगा सकता है, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिसका कोणीय संवेग, संवेग क्या होता है, संवेग कहा जाता है द्रव्यमान और वेग के गुणा को। संवेग पता है ना आपको, संवेग क्या कहा जाता है, मोमेंटम। द्रव्यमान और वेग के गुणा को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। और इसको दूरी से गुणा कर दें r, तो क्या बन जाता है, ये कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज का मतलब n का मान 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होना चाहिए। n का मान ऐसा नहीं हो सकता है कि 1.5 हो गया 2.5 हो गया। तो ये बात नील्स बोहर ने बताई थी। दोबारा से सुनो कि नील्स बोहर के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिसके कोणीय संवेग mvr का मान h अपॉन 2 का पूर्ण गुणज हो। ध्यान में आया क्या, ये क्या है, कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग का मान क्या है, तो कोणीय संवेग जो होता है वो होता है mvr। और mvr का मान कितना होना चाहिए, कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। ऐसा बताया था नील्स बोहर ने अपनी द्वितीय अवधारणा में कि mvr बराबर nh अपॉन 2 तो नील्स बोहर की द्वितीय अवधारणा बहुत ही छोटी है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिसके लिए कोणीय संवेग mvr का मान h अपॉन 2 के पूर्ण गुणज हो। तो n का मान हो सकता है यहां पर 1 2 3 4 डैश 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 डैश। h क्या है, h कौन सा कांस्टेंट कहते हैं, h को कहा जाता है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक स्थिरांक। और इसका मान कितना होता है, h प्लांक स्थिरांक कहो, प्लांक नियतांक कहो, प्लांक कांस्टेंट कहो, और ये दुनिया का सबसे छोटा कांस्टेंट होता है। इससे कोई छोटा कांस्टेंट अभी तक नहीं है। और h का जो वैल्यू होती है h की, वो वैल्यू होती है 6.626। कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34, यानी कि माइनस में 34 है। इसका मतलब बहुत छोटा हो गया है मामला कि h बराबर 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड।
इसका मात्रक हो जाएगा जूल इंटू सेकेंड। तो ये प्लांक कांस्टेंट है। 2 पाई, पाई का मान आप जानते हो, पाई बराबर 22/7 होता है या 3.1416। तो पाई का मान 22/7 होता है। n 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, और m मास है। जो जिसकी बात करें, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, m का मान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर कितना भाई, कल बताया था 31 किलोग्राम में होता है। मास का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बहुत छोटा होता है। जिस कण की बात कर रही है उसी का आएगा। जैसे अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, अपने बाद में अपने देखें कि अपने पृथ्वी की बात करें हैं तो यहाँ पर फिर क्या हो, मास ऑफ अर्थ आएगा। अपनी खुद की बात करें, अपनी घूमने लग जाए कहीं तो अपने मास ऑफ अपना खुद का आएगा। जिसकी भी बात करें, v क्या है, वेग है, वेलोसिटी है। वेग बराबर दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है। मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और r क्या है, r त्रिज्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी त्रिज्या। जैसे यहाँ पर घूम रहा है कोई इलेक्ट्रॉन तो ये आर ये आएगी, यहाँ पर घूम रहा है तो आर ये आएगी, यहाँ पर घूम रहा है तो आर ये आएगी। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो आर है जिस रेडियस में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो है। तो ये नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा है। नील्स बोर ने बात बताई थी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिसके लिए कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। और एक बात और ध्यान रखना, थोड़ा सा आजकल इस प्रकार से लिखा हुआ जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है एग्जाम में। तो एक होता है एच कट। एच कट क्या होता है, एच कट के बारे में सभी जानते हो कि h/2π को क्या कहा जाता है, एच कट कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है, h/2π की जगह एच कट लिख देता है और आप इसको गलत बता देते हो। आपके याद हुआ कि 2π नीचे आएगा, तो ये आप इसी प्रकार से भी लिख सकते हो, mvr बराबर एन एच कट, और h सीधा लिखा हो तो h/2π होगा। एच कट की जगह क्या होता है, h/2π। ये नील्स बोहर की द्वितीय अवधारणा है। तो नील्स बोहर की तृतीय अवधारणा, तो तृतीय अवधारणा में क्या बात बताई गई कि परमाणु होता है ना, परमाणु, ये देखो जैसे मन परमाणु है, परमाणु के अंदर आप समझ गए होंगे कि परमाणु के अंदर एक क्या पाई जाती है, नाभिक होती है, न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस में कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये चक्कर लगा रहे हैं बेचारे। तो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलती है, चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिल जाए तो ऊर्जा मिल जाएगी। तो जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर चक्कर लगा रहा है और इसको ऊर्जा मिल जाती है तो वो छलांग लगाकर कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। यानी कि मैं ऐसे कहूँ कि निम्न कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलती है तो छलांग लगाकर उच्च कक्षा में चला जाता है। उच्च कक्षा में कुछ समय तक ठहरता है, फिर वापस से क्या आता है, निम्न कक्षा में आ जाता है। ध्यान में आया क्या कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वो छलांग लगाकर उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं। उच्च कक्षाओं में कुछ समय तक ठहरते हैं, फिर वापस निम्न कक्षा में आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है, और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अवशोषण का मतलब ये फोटोन है वो अवशोषित करता हुआ दर्शाए, उत्सर्जन का मतलब ये उत्सर्जित करता हुआ दिखाए। फोटोन ऊर्जा है वो छोटे छोटे क्वांटा के रूप में या बंडल के रूप में या पैकेट के रूप में आता है। एक पैकेट को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। और फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर है एच न्यू।
फोटोन समझ में आता है कि आपको, कि ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है। जैसे मान लो आप भोजन कर रहे हो तो ऊर्जा है वो आपको छोटे छोटे पैकेट के रूप में मिले। जैसे आप बिस्कुट खा रहे हो तो एक छोटा सा बिस्कुट का डब्बा आ गया, वो खा लिया आपने, फिर एक और आ गया, वो खा लिया, एक और आ गया, वो खा लिया। तो वो क्या, आप क्या कहोगे कि ऊर्जा है वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैकेट के रूप में आ रही है। एक पैकेट की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर एच न्यू होती है, ऐसा प्लांक ने बताया था। ये इसे प्लांक का क्वांटा सिद्धांत कहा जाता है। अपने नील्स बोर की अवधारणा पढ़ रही हैं तो ये मान लो ये क्या है, ये निम्न कक्षा है। ये क्या है, निम्न कक्षा है। निम्न कक्षा को मैं कह दूं N1। N1 क्या है, ये निम्न कक्षा है। निम्न कक्षा का मतलब है लोअर ऑर्बिट है। और यहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी तो वो कहां चला गया, हायर कक्षा में चला गया, N2 में। या इसको मैं कह दूं इसकी ऊर्जा ज्यादा है तो इसको क्या कह दी, उच्च कक्षा कह दी। यानी कि निम्न सेल में, निम्न कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऊर्जा दी तो वो कहां चला गया, उच्च कक्षा में चला गया। ये वाला, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली तो यहाँ चला गया। अब कुछ समय के बाद में क्या होगा, फिर वापस आएगा ये। तो जब निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण किया था, और उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा होती है वो फोटोन के रूप में बाहर निकलेगी, E बराबर एच न्यू। मान लो कि यहाँ पर N2 कक्षा है, उसकी ऊर्जा को मैं EN2 कह दूं, और N1 कक्षा की ऊर्जा है उसको क्या कह दूं, मैं EN1 कह दूं। तो इनकी ऊर्जा का गैप क्या होगा, वो डेल्टा EN होगा। और डेल्टा E होगा, और डेल्टा E को भी अपने क्या कहा है, एच न्यू का है। यानी कि इन दो की ऊर्जा का जो गैप है वो क्या है, एच न्यू। इतनी ऊर्जा इसको मिलेगी कम से कम, तो यहाँ वाला यहाँ जा सकता है, और वापस आएगा तो इतनी ऊर्जा इसको छोड़नी पड़ेगी या बाहर निकलेगी। जब निम्न कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो उच्च में चला जाता है, उससे निम्न में आ रहा है। मान लो कहाँ से कहाँ आ रहा है, EN2 से EN1 में आ रहा है। तो EN2 की ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, उच्च कक्षा है। N2 कक्षा कह दिया, इसकी ऊर्जा को EN2 कह दिया। तो EN2 की ऊर्जा ज़्यादा है और EN1 की ऊर्जा क्या है, कम है। तो इनकी ऊर्जा का गैप क्या होगा, बड़े में से छोटा घटा लो, और गैप है वो फोटोन जितनी ऊर्जा का बाहर निकलेगा E बराबर एच न्यू, तो ये ऊर्जा होगी वो एच न्यू कह दूँ मैं। तो EN2 माइनस EN बराबर एच न्यू होती है। यही क्या है, यही नील्स बोर की तृतीय अवधारणा है। तो नील्स बोर की तृतीय अवधारणा ध्यान में आई क्या, उच्च कक्षा की ऊर्जा माइनस निचली कक्षा की ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। तो यहां पर क्या चीज क्या है, बोलो EN2 क्या है, आयर सेल की एनर्जी। उच्च कक्षा की क्या है, ऊर्जा है। EN1 क्या है, निम्न कक्षा की ऊर्जा है। EN2 EN1 हो गया। H क्या है, H बताया था, कौन सा कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। और न्यू क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती है। जो ये फोटोन बाहर निकल रहा है उसकी कोई न कोई फ्रिक्वेंसी होगी, कोई न कोई आवर्ती होगी, उसको न्यू कहा है। न्यू की जगह होता है c/λ, और c तो होता है प्रकाश का वेग। c क्या है, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश का वेग कितना होता है भाई, c प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश कितने मीटर चला जाता है, 3 × 10⁸
मीटर चला जाता है। तो c प्रकाश का वेग है। लैम्डा क्या है? लैम्डा वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, यानी कि तरंग दैर्घ्य है। लैम्डा वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य समझ गए क्या? जैसे तरंग है, कोई तरंग ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, जैसे तरंग चलती हुई देखी होगी आपने। जैसे पानी है, पानी के को थोड़ा सा हिलाओ या पानी में कोई ककड़ पत्थर डालो तो इस प्रकार से आपको लहरें से बनती हुई दिखाई देगी, एक बार ऊंची एक बार नीची। तो वो क्या होती है? तरंग होती है। एक तरंग की जो लंबाई होती है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसी को क्या कहा जाता है? लैम्डा कहा जाता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो इसको क्या कह देंगे? अपने लैम्डा कह देंगे या तरंग दैर्घ्य कह देंगे। तो ये बातें सभी आपके ध्यान में आ गई। बस तृतीय अवधारणा यही है कि ऊंची कक्षा की ऊर्जा है, उसमें से निम्न कक्षा की ऊर्जा घटा दोगे तो अचन्यु के बराबर आएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का एक फोटोन उत्सर्जित करता है। यही नील्स बोर की तृतीय अवधारणा है। थैंक्स। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारनगर, चूरू।